की शक्ति को बखेर दिया था, तितर बितर कर दिया था। और भारत की और शक्तियों को ये पता चल गया था कि अब मराठों को हराना आसान नहीं था। और मराठे क्यों हारे, वो परिस्थितियां उस समय इस तरह की बनी होंगी। ठीक, अब जब मराठे इस युद्ध में हारे तो उनमें धीरे धीरे संघर्ष उत्पन्न होने लगा। और अंग्रेज भी यही चाहते थे। अंग्रेज ये चाहते थे कि आंतरिक कलह हो और अंग्रेजों को बीच में जाने का अवसर मिले, क्योंकि अंग्रेजों की कूटनीति आप लोग जानते हैं कि फूट डालो और शासन करो, ये नीति प्रारंभ से ही रही। वो दोनों पक्षों को आपस में लड़ाते थे, फिर एक पक्ष के साथ मिल जाते थे और कुछ समय के बाद उसको भी क्या कर देते थे, समाप्त कर देते। ये नीति प्रारंभ से ही रही थी। और इसी की तलाश में क्या थे, अंग्रेज थे कि मराठों में क्या हो, सत्ता संघर्ष हो, आंतरिक कलह उपस्थित हो, और जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से अंग्रेजों को बीच में कूदने का अवसर मिले। और हुआ भी है, ऐसी परिस्थिति बनी। क्या बनी, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। ठीक, जब इस शक्ति बनाई तो फिर कुछ क्षेत्र मराठा शक्ति को बनाने के बाद इसका प्रमुख पेशवा रखा गया। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी शासन कराने का प्रमुख व्यक्ति, शासन चलाने वाला प्रमुख व्यक्ति, यानी इस मराठा शक्ति का प्रमुख व्यक्ति था। सारी शक्ति इसी में निहित होती थी। और समय के साथ मराठा जो सरदार थे वो पेशवा बनने के लिए या पेशवा के पद पर पहुंचने के लिए एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करने लगे। और इसी की तलाश में और इसी की अभिलाषा लिए हुए अंग्रेज बैठे हुए थे। उन्हें अवसर मिला। अवसर कब मिला, मैं आप लोगों को बताता हूं कि 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। ठीक, उसका पुत्र का नाम था नारायण राव। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु हुई और उसका पुत्र था नारायण राव और उसके भाई का नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते, जबकि माधव राव की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बनता, पेशवा बनता उसका पुत्र नारायण राव। उसने क्या किया, नारायण राव की मृत्यु, नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया। और इससे मराठा क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। उन्होंने नारायण राव के पुत्र को गद्दी पे बैठाकर शासन करना शुरू कर दिया और जो आपका पेशवा का भाई था रघुनाथ राव वो अंग्रेजों की शरण में चला गया। और यहीं से संघर्ष की सत्ता शुरू होती है। अंग्रेजों के साथ मराठा का संघर्ष शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेज और मराठों के बीच में कितने युद्ध हुए, तो बेटा हम लोगों को याद रखना है कि दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण शक्ति थी मराठा शक्ति के आप नाम से जानते हैं, और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी। ठीक, इसको हम मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ वो मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। कितना युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक। दूसरा युद्ध जो हुआ आप लोगों को याद रखना है 1803 ईस्वी में हुआ। और तीसरा युद्ध 1804 और 1805 ईस्वी के समय में हुआ। और अंतिम जो युद्ध हुआ वो 1817 ईस्वी में हुआ। तो बेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मराठा युद्ध, कितने मराठा युद्ध हुए थे, तो 4 मराठा युद्ध हुए थे। और मराठा युद्ध का मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच। प्रथम युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। और द्वितीय मराठा युद्ध 1803 में। तृतीय मराठा युद्ध
1804 और 1805 में, और अंतिम मराठा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी में। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस युद्ध में किसकी पराजय हुई, क्या किसकी विजय हुई? तो यहाँ अंग्रेज, आप लोगों को याद रखना है, अंग्रेज पराजित हुए। प्रथम मराठा युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। द्वितीय मराठा युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे, और तृतीय मराठा युद्ध में एक बार अंग्रेज फिर पराजित हुए। और जो अंतिम मराठा युद्ध निर्णायक युद्ध था, इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली थी। ठीक, और तो आप लोग याद रखेंगे, प्रथम मराठा युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए, द्वितीय मराठा युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली, तृतीय मराठा युद्ध में अंग्रेज एक बार फिर पराजित हुए, और चतुर्थ मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। और इस विजय के बाद मराठा शक्ति को क्या नाम, तहस नहस कर दिया गया, नाम मात्र की शक्ति के रूप में छोड़ा गया, और बहुत बड़ा राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। जहां कभी मराठों का आधिपत्य था, आज वो क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिए गए। तो ये थे मराठा युद्ध और उसका समय। अब आपको पहले युद्ध जब हुआ था तो वहां आपकी सालाबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि हुई थी, ठीक। और इसमें प्रथम मराठा युद्ध में अंग्रेजों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी, उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो बेटा, और इन्होंने क्या किया, फिर द्वितीय जब अंतिम युद्ध हुआ तो उसके बाद उन्होंने पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया, और यहाँ से वो शक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण थी दक्षिण भारत में, अब किसके अधिकार में चला गया था, वो क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। तो ये थी सहायक संधि और कुछ युद्ध। अब बेटा आपको अगली संधि के विषय में समझना है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कूटनीतिक चालें और कुछ संधियों का क्या लिया था, सहारा लिया। जैसे कूटदलों शासन करो, ठीक, और कुशासन का आरोप लगाओ, और सहायक संधि, और एक अब आगे जो संधि है आपको वो समझना है, विलय नीति। विलय नीति, विलय का मतलब आप साधारण शब्दों में जानते हैं, विलय का अर्थ होता है मिलाना, मिश्रित कर लेना, अपने अंदर समा लेना, ठीक। तो विलय नीति किसने चली, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड वेलेजी के बाद भारत में आने वाला कंपनी का महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था, और ये भी एक साम्राज्यवादी गवर्नर था, और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले तो ये याद रखना है कि विलय नीति, विलय नीति किसकी देन है या किसने बनाई थी, तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, ठीक। और विलय नीति में था क्या, अब आप सोच रहे हो कि नीति तो बनाई, लेकिन इस नीति में क्या था वो आप लोगों को समझे, ठीक। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी की देन थी, और भारत के ऐसे नवाब या राजा जिसके पास कोई अपनी संतान नहीं थी, कोई अपना पुत्र नहीं था, तो वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई पुत्र गोद नहीं लेते थे, और उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये थी विलय नीति। तो विलय नीति किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, और विलय नीति में कुछ रियासतों को कहाँ मिलाया गया था, भारतीय रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।